जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। देखें, बीए सेमेस्टर वाला चैनल आपके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का सारे सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराता है और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही, जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में सारी कहानी वही रहेगी आपकी। ठीक है, तो हमसे आप लोग जुड़ जाइए। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 19 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पर 19 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन के। पेपर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। इस वर्ष आपका पेपर कोड चेंज हो गया है। पिछले साल का जो पेपर कोड था EDU 101F था। ठीक है, इस वर्ष केवल बीए जुड़ गया है, तो ध्यान रखिएगा। जिनका बैक लगा था पिछले साल EDU 101F में, वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे। बाकी EDU BE 101F तो इस वर्ष आपका कोड है ही। ठीक है, इस क्लास में आपको पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एक अलग विश्वविद्यालय का भी क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें लगभग 100 MCQs होंगे। ठीक है, बाकी चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखें ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का। उसके बाद हम लोग 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। पेपर का नाम आपके वही है, सिलेबस आपका वही है, बस पेपर कोड आपका चेंज हो गया है। तो ठीक है, EDU 101 जिनका बैग लगा था वो भी इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है ना। और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको हमसे कैसे जुड़ना है, बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा क्लास के। ठीक है, तो लास्ट में जाइएगा नहीं छोड़ करके, क्लास जरूर सुन करके जाइएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। आप जुड़ेंगे तो आपका ही फायदा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है। देखें, इसमें छात्रों को विदेश में नौकरी करने के लिए तैयार करना, ठीक है, ये आपका शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बाकी योग्य नागरिकों का निर्माण करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण एवं विकास, ठीक है, इसके लिए जो है शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन छात्रों को विदेश में नौकरी करने के लिए तैयार करना ये नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संस्था उच्च शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करती है। तो उच्च शिक्षा के लिए जो मानक निर्धारित करती है वो UGC करती है। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। देखें, NCERT का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, SCERT का फुल फॉर्म, डाइट का फुल फॉर्म और UGC का भी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं गुरुजी टॉपिक क्या है, क्या याद करें, इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैं बताते चलूँगा क्लास में। ठीक है, आपके पास किताब होगी, उसमें से आप लोग अलग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। मुदालियर आयोग ने अपनी सिफारिश दी। मुदालियर आयोग ने किसके लिए अपनी सिफारिश दी थी। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए। ठीक है ना, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मुदालियर आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, प्रश्न नंबर 4 है, किसने कहा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट दिया था एडम्स ने। एडम्स ने कहा था कि शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर पूछा गया है, शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था और 2010 में आपका लागू हुआ था। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांटेसरी विश्वविद्यालय संबंधित है। मांटेसरी विश्वविद्यालय किससे संबंधित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। प्री प्राइमरी एजुकेशन से आपका मांटेसरी विद्यालय आपका संबंधित है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखें, 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। यह कहा था अब्राहम लिंकन ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर है, नियोजित एवं समय प्रतिबंधित शिक्षा का उदाहरण है। नियोजित एवं समय प्रतिबंधित शिक्षा का उदाहरण क्या है। निरौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा। देखिए, जो निरौपचारिक शिक्षा होती है ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच आती है। ठीक है,
अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बीच में क्या आता है? अनौपचारिक शिक्षा, यानी जैसे दूर के जो विश्वविद्यालय हैं, आपका बहुत 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर आपका विश्वविद्यालय है या कॉलेज है, स्कूल है, तो वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, जैसे टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, वो दूरस्थ शिक्षा, कहने का मतलब है जो दूरस्थ शिक्षा होता है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8वें का। नियोजित होता है ये, और समय प्रतिबंधित भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता है। फिर भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि नियोजित और समय प्रतिबंधित शिक्षा का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है औपचारिक शिक्षा होता है, फॉर्मल एजुकेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलें, इनफॉर्मल एजुकेशन क्लियर हो गया। निरौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा क्लियर होगा ना। चले, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शहरीकरण का मुख्य सकारात्मक प्रभाव है? शहरीकरण का मुख्य सकारात्मक प्रभाव है रोजगार। शहरीकरण से क्या है बताइए? शहरीकरण से रोजगार मिलता है, ठीक है। क्या पूछा है? मुख्य सकारात्मक प्रभाव। देखिए, औद्योगिकीकरण भी है, स्वस्थ देखभाल की सुविधा भी होती है, लेकिन यहाँ मुख्य सकारात्मक प्रभाव पूछा है तो रोजगार आपका होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल महोदय हैं, या फिर डायरेक्ट पूछता है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, पूछा गया है, लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? सांप्रदायिकता की भावना का विकास करना, ठीक है। देखिए, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना ये लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का उद्देश्य है। देशभक्ति की भावना विकसित करना ये भी है, लेकिन सांप्रदायिकता की भावना का विकास करना, सांप्रदायिकता आप समझ रहे हैं ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। देखिए, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। जितना ज़्यादा क्लास पर लाइक रहता है उतना ज़्यादा क्लास को यूट्यूब भी रिकमेंड करता है, यानी बाकी बच्चों के पास भेजता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, हाइप जरूर कर दीजिए, HYPE, ठीक है। हाइप लिखा होगा, इस तरीके से स्टार बना होगा इस तरीके से, तो उसे स्टार भी थोड़ा सा सेंड कर दीजिएगा ताकि ये क्लास ज़्यादा बूस्ट हो सके बाकी बच्चों के पास, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास है कि खाली समय के सदुपयोग हेतु हमें क्या करना चाहिए। जब आप खाली समय है तो आपको क्या करना चाहिए? तो कुछ उपयोगी कार्य करना चाहिए, ठीक है। सोना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए, जो आपके उपयोगी कार्य है उसे करना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर पूछा गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। किसका कथन है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? अरस्तू ने। अरस्तू ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य होता है सभी बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने तथा नामांकन व ठहराव। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है ये किस भाषा में प्रदान की जानी चाहिए? तो मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? प्री प्राइमरी एजुकेशन को भारत में किसने शुरुआत किया था? तो ईसाई मिशनरियों ने, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चले, 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये जो स्टेटमेंट है जॉन डीवी का है। इन्होंने कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है सभी प्रकार से, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, सभी प्रकार से बच्चों का विकास, या फिर जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका सभी प्रकार से विकास, यानी सर्वांगीण विकास। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो देखें, जातिवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक है, धर्म भी आपका राष्ट्रीय एकता में बाधक है, आर्थिक समानता, ठीक है, इकोनॉमिकली जो इक्वालिटी है, ये जो आर्थिक समानता है ये राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है।
बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। थोड़ा सा पंक्चुएशन मेरे क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्यों आवश्यक है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्यों आवश्यक है? क्योंकि संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा अनौपचारिक संस्था है? अनौपचारिक संस्था कौन सी है? तो देखें इसमें समाज क्या है आपका, अनौपचारिक संस्था है। विद्यालय, विश्वविद्यालय ये या फिर आपका ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय, ये सभी औपचारिक शिक्षा के संसाधन होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के संसाधन क्या होते हैं? जैसे आपके माता पिता हो गए या फिर आपसे बड़े जो आपको एजुकेशन बाहर देते हैं स्कूल से, उसे अनौपचारिक संस्था या अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं और विद्यार्थी का पाठ्यक्रम होता है, यानी आपका करिकुलम, ठीक है, समझ रहे हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का, आपका पाठ्यक्रम। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मानुभूति तथा आत्मा अभिव्यक्ति शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है, नैतिक उद्देश्य है, धार्मिक उद्देश्य है या वैयक्तिक उद्देश्य है, यानी इंडिविजुअल एम है, बताइए। बिल्कुल देखें, आत्मानुभूति और आत्मा अभिव्यक्ति ये आपका वैयक्तिक उद्देश्य है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्लियर हो गया, आत्मानुभूति तथा आत्मा अभिव्यक्ति शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, औपचारिक शिक्षा का उदाहरण इनमें से कौन है? औपचारिक शिक्षा भी मैंने बताया, विद्यालयी शिक्षा, जो आपके कॉलेज हैं, जो आपके विद्यालय हैं, स्कूल हैं, वो आपके औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। विकास प्रशिक्षण या फिर लिबरेशन, मुक्त, ये आपके अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? तो देखें, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए भी राष्ट्रीय एकता आवश्यक होता है। राष्ट्रीय संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण के लिए भी राष्ट्रीय एकता आवश्यक होता है। नागरिकों के विकास में सुधार लाने के लिए भी राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। और राष्ट्र को विघटन से बचाने के लिए राष्ट्रीय एकता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही हार्ड तरीके से पूछा गया था, यानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको चारों लगेगा, लेकिन इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? राष्ट्र को विघटन से बचाने के लिए। विघटन माने क्या होता है? अलग अलग करना। क्या आप चाहते हैं कि आपका देश अलग अलग राज्यों में बट जाए? मतलब आपका जो देश है वो 2 देशों में बट जाए, ठीक है, ऐसा नहीं चाहते हैं ना, आपका देश अलग नहीं होना चाहते हैं ना, ठीक है। राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? कि राष्ट्र को विघटन से हमें बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये तीनों सही है, आपके तीनों सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन नंबर बी है। सबसे ज़्यादा जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी है, चाहे तो आप लोग कहीं पर सर्च करके भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलें क्वेश्चन नंबर 26 है, बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक का जो प्रथम पाठशाला होता है उसका परिवार होता है, उसके माता पिता होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित एवं प्रगतिशील विकास है? तो यह कहा था पेस्टोलॉजी ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर है, परिवार का शैक्षिक कार्य है। परिवार का शैक्षिक कार्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण और नागरिक प्रशिक्षण देना, ठीक है ना। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर है, पूर्व नियोजित शिक्षा को कहते हैं। पूर्व नियोजित शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं, यानी प्री प्लानड एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन देखें 30 नंबर पूछा गया है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ है, व्यापक अर्थ है, या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक व्यापक अर्थ है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? विद्यार्थी पर नियंत्रण रखना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बाकी चरित्र का यानी कैरेक्टर का निर्माण करना, छिपी शक्तियों का विकास करना, आंतरिक शक्तियों का विकास करना, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य हैं। विद्यार्थी पर नियंत्रण करना नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए सहायक नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए सहायक क्या नहीं है? तो देखिए, उदार दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए सहायक होते हैं। संकीर्ण राष्ट्रीयता, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए सहायक नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य समाहित करता है। किसको समाहित करता है? तो सामाजिक कुशलता के लिए शिक्षा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर पूछा गया है, आत्मानुभूति का उद्देश्य संबंधित है। आत्मानुभूति का उद्देश्य शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 है, मनुष्य पर किया गया निवेश सर्वाधिक मूल्यवान पूंजी है। किसका कथन है? ये स्टेटमेंट अल्फ्रेड मार्शल का है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर है कि मूल्यपरक शिक्षा का स्रोत है। मूल्यपरक शिक्षा का स्रोत है धर्म, संस्कृति और साहित्य, ये तीनों। ठीक है, रिलीजन, कल्चर और लेक्चर, ये तीनों आपके मूल्यपरक शिक्षा के स्रोत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता को ईंट और पत्थर, छेनी और हथौड़े से नहीं तैयार किया जा सकता है। यही मनुष्य के हृदय एवं मस्तिष्क में चुपचाप उत्पन्न एवं विकसित होती है। किसका कथन है? तो यह डॉक्टर राधा कृष्णन जी का कथन है। ये ऑप्शन आपका राइट है। कथन है मतलब इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है, शिक्षा एक विधि विषय के रूप में संबंधित है। संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या शेष शक्ति सूची में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए आप सभी लोग। शिक्षा एक विधि के रूप में संबंधित है किससे? समवर्ती सूची में संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की धारा 21A का संबंध है किसके साथ? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में शिक्षा का दायित्व निम्न में से किसका है? भारत में शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों है। यानी राज्य सरकार मतलब योगी जी, केंद्र सरकार मतलब मोदी जी। ठीक है, इन दोनों का जो है भारत में शिक्षा का दायित्व है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज प्रकाशित किया गया। तो देखें, ये प्रकाशित किया गया था 1985 में और 1986 में इसे भारतीय संसद के द्वारा अपनाया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अपनाया गया था 1986 में और प्रकाशित किया गया था या पारित किया गया था 1985 में। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा कब की गई थी? 1968 में। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा? तो नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ठीक है ना, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी का फुल फॉर्म होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है 45 नंबर की, भारतीय संविधान की धारा 45 का संबंध है किससे? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 46 है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना % खर्च किया जाएगा? 6% खर्च किया जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखें, पूछा गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है, यह कैसा कार्यक्रम है? तो प्राइमरी एजुकेशन कार्यक्रम है, प्राथमिक शिक्षा के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का।
क्वेश्चन नंबर 48 देखें, पूछा गया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है, तो यह 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान की जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्या है। प्राथमिक शिक्षा यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है, इसका मुख्य समस्या क्या है? तो मूल्यांकन की समस्या है, शिक्षकों की कमी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपव्यय व अवरोधन की समस्या प्राथमिक शिक्षा की सबसे मुख्य समस्या है, ठीक है ना। ये सबसे मुख्य समस्या पूछा है तो ध्यान रखिए, ये सभी समस्याओं के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन पूछा है मुख्य समस्या क्या है, तो अपव्यय व अवरोधन की समस्या। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर पूछा गया है, नवोदय विद्यालय संबंधित है। नवोदय विद्यालय आपका सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा से। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अच्छा, इसमें देखें, ये जो टीम के द्वारा पहले ही इसमें पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि और सारे क्लास कहाँ मिलेंगे, हमसे कैसे जुड़ना है, आप हमारे साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ें आप कैसे फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 7607574584। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास सेंड करिए, अपना डाउट क्लियर करिए, उसका भी पैसा आपको एक भी नहीं देना है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मोस्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सारे अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिए जाते हैं, तो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात आती है कि सर जी जो प्रीवियस ईयर के क्लासेस हैं, जो आप बता रहे थे कि पिछले साल के जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कहाँ मिलेंगे, तो देखें ये आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासें हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जा करके आप लोग ये सारे क्लास देख लीजिएगा। 1 महीने पहले मैंने क्लास कराया था, लगभग 1200 बच्चों ने देखा है। इस क्लास को मोस्टली आप लोग ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। 2022 के इसमें क्वेश्चन है, और मैं बता रहा था कि एक क्वेश्चन पेपर इसमें 100 MCQs हैं। ये दूसरे विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, प्लेलिस्ट में आपका ऐड है। पिछले साल मैंने कराया था, लगभग 8300 बच्चों ने इसको देखा है। तो मोस्टली इस क्लास को भी आपको अटेंड करना है, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। और देखें इसमें ये वाला तो मैंने आपको इसी क्लास में मैं अभी इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। 2023-24 इसे मत पढ़िएगा, मैं इसे अभी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, BA सेमेस्टर वाला आपके साथ है। बाकी ये पिछले साल के क्लास हैं, ये दोनों भी अटेंड कर लीजिएगा। और इसे एक क्लास कहाँ गया, ठीक है, ये वाला भी आप लोग मोस्टली अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर 2 जनवरी को DDU में एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल। इस वर्ष आपका थोड़ा जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है, दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। पिछले साल जनवरी में एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे प्लेलिस्ट में है आपके क्लासेस, जा करके आप लोग इसे ज़रूर चेकआउट करिएगा और सारे क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, मोस्टली ये सारे जो भी हैं, ठीक है। चले, अब आपका मैंने अभी मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया, टेलीग्राम ग्रुप का भी दे दिया है। और अच्छा, अब आपका 2023-24 सत्र का चले क्वेश्चन पेपर को भी मैं आपको कवर करा देता हूँ, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें 2023-24 सत्र का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। बिना देरी के जल्दी जल्दी भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? ज्ञान ही शक्ति है, यह अरस्तू ने कहा था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जीवन के लिए तैयारी ही शिक्षा है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो TP नन का है, ठीक है ना। TP नन ने कहा था कि जीवन के लिए तैयारी ही शिक्षा है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले, प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह कथन किसका है? शंकराचार्य का। ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। कुछ बच्चे कहेंगे विवेकानंद जी का है, तो विवेकानंद जी का नहीं है, ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है, किस पर आधारित है? बाल केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, या विद्यालय केंद्रित है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है आपका बाल केंद्रित है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चौथे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रमुख
घटक कौन सा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मोबाइल का जो ब्राइटनेस है या फिर लैपटॉप पीसी का अपना ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी सेटिंग पर जा कर के यहाँ पर सेटिंग होगा, ठीक है, तो जा कर के आप लोग उसे HD क्वालिटी में कर लीजिएगा। देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रमुख घटक कौन सा है। शिक्षा का प्रमुख घटक विद्यार्थी होता है, विद्यालय नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है, शिक्षक भी नहीं है, विद्यार्थी प्रमुख घटक होते हैं शिक्षा के, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, अरस्तू ने कहा था, जैसे आप लोग 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में देखे थे, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विद्या शब्द का उद्भव विद धातु से हुआ है जिसका अर्थ होता है जानना, पता लगाना या फिर सीखना। ये सभी डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अंग है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अंग क्या है, तो शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम ये तीनों हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 ठीक से दिखेगा नहीं, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, या तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखें शिक्षा के उद्देश्य के मुझे भी ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है, निर्धारण के आधार है, निर्धारण का आधार है, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण का आधार है, तो इसका आधार है व्यक्ति और समाज दोनों, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण का आधार क्या होता है, व्यक्ति और समाज दोनों होते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप लोग, इसमें पूछा गया है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पूछा गया है, एक सेकेंड, इसमें दिख रहा है ना, चलिए जब नहीं दिखेगा तो मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा, ठीक है ना। चलिए देखिए पूछा गया है, एक शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं। शिक्षक के कर्तव्य होते हैं बालक को आत्मानुभव के योग्य बनाना, बालक का मार्गदर्शन करना, बालक को सामाजिक विकास की ओर अग्रसर करना, ये तीनों इनका काम होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर है, औपचारिक शिक्षा का अर्थ है। औपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि में दी जाने वाली जो शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि में जो शिक्षा दी जाती है वो अलग है, वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि में दी जाने वाली शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखें इसमें पाठ्यक्रम से विस्तृत है, यह कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। चलें 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में शिक्षा का दायित्व है। भारत में शिक्षा का दायित्व समुदाय का है, राज्य सरकार का है और केंद्र सरकार का भी है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की पहली पाठशाला है। बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 15 नंबर पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक तत्व नहीं है। राष्ट्रीय एकता में देखें भौगोलिक स्थिति आपका बाधक नहीं है, बाकी प्रांतीयता, सांप्रदायिकता ये तत्व आपके क्या हैं, राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं, भौगोलिक स्थिति नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। धर्म एवं जाति ये भी राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर पूछा गया है, खाली समय के सदुपयोग हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ उपयोगी काम करना चाहिए, डी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग देख रहे होंगे हर साल क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं, क्या सम्मिलित रहता है, तो छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर है, ये स्टेटमेंट किसका है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना है, तो यह महात्मा गांधी का है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुकेयर शब्द का अर्थ है। एडुकेयर शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, कीप अहेड, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, ये नहीं दिख रहा है तो इसे बड़ा कर लेंगे, ठीक है। देखें विद्या विहीन नर पशु समान है, यह कथन किसका है। विद्या विहीन नर पशु समान है, यानी बिना शिक्षा के मनुष्य क्या है, पशु समान है, तो ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसका है, तो इनमें से किसी का भी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? जॉन डीवी का है। जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा एक क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर है। देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2009 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है, 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2009 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर है कि अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द एजुकेशन से संबंधित नहीं है? तो देखें, एजुकेशन से आपका एडुकेटम, ठीक है, एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर, ये तीनों आपके संबंधित हैं। एडुकोरम आपका संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर पूछा गया है। देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में सम्मिलित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है कि अवकाश के समय का सदुपयोग बढ़ावा देता है। तो यह शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है, हस्त कौशल के विकास को भी और रचनात्मकता के विकास को भी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पूछा गया है राष्ट्रीय एकता का आधार क्या नहीं है? राष्ट्रीय एकता का आधार स्वार्थपरता नहीं है, ठीक है ना, सेल्फिशनेस, यानी राष्ट्रीय एकता का आधार नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रजातीय एकता, धार्मिक एकता, भाषा की एकता, ये राष्ट्रीय एकता के आधार हैं। स्वार्थपरता, सेल्फिशनेस नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्यों आवश्यक है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? शिक्षा का उद्देश्य, देखें, व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का मानसिक विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति को शिक्षक बनाना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। आप लोग, कुछ बच्चे कहेंगे कि हम पढ़ लिख कर शिक्षक तो बनेंगे ही, तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। चले, निरौपचारिक शिक्षा का साधन है। निरौपचारिक शिक्षा का साधन क्या है? टेलीविज़न यानी दूरदर्शन, ठीक है ना। जो दूरस्थ शिक्षा होती है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? किसने कहा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है? तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर है, अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए दी गई शिक्षा सहायक है। यह किसके लिए सहायक है, किसमें सहायक है? तो अतिरिक्त शिक्षा के उपयोग में सहायक है, ठीक है ना, आंतरिक शक्तियों के विकास में और आत्माभिव्यक्ति में भी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले, अगला क्वेश्चन है कि मूल लैटिन शब्द करिकुलम का अर्थ है। करिकुलम का अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखें, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्लियर हो गया। चले, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि अल्पसंख्यक की शिक्षा का उद्देश्य संविधान की किस धारा में किया गया है? तो यह किया गया है आपका 30, ठीक है, अल्पसंख्यक की शिक्षा का उल्लेख संविधान के किस धारा में? तो धारा 30 में अल्पसंख्यक की शिक्षा का उल्लेख है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। इस तरह से लिख करके आपके ऑप्शन में दे सकता है धारा 30, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये नहीं दिख रहा है तो इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखें, पूछा गया है शिक्षा का समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा रखा गया? शिक्षा को है ये, ठीक है ना। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया था? तो आपको ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को ठीक है संविधान में रखा गया था। क्लियर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान बनने में कितना समय लगा?
ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? अनुच्छेद 21A से संबंधित है, आर्टिकल ए से 21A से, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, शिक्षा के औपचारिक साधन का उदाहरण क्या है? शिक्षा के औपचारिक साधन का उदाहरण क्या है? औपचारिक साधन क्या है? तो ये सभी औपचारिक साधन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, विद्यालय है, पुस्तकालय है, संग्रहालय है, ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी के सभी आपके, ठीक है, औपचारिक साधन है शिक्षा के। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? परिवार क्या है? परिवार आपके अनौपचारिक साधन के अंतर्गत आता है शिक्षा के। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 41 क्या है कि शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार की इकाई है? शिक्षा का अधिकार इनमें से किसी का भी नहीं मूल अधिकार का इकाई है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संबंधित है किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक औजार है? तो यह कहा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने 43 का। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता के विकास का माध्यम है? राष्ट्रीय एकता के विकास का माध्यम क्या है? समाज, शिक्षा और परिवार, ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम का अर्थ है। स्कूलों में पाठ्यक्रम का अर्थ होता है स्कूल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी शिक्षाप्रद अनुभव। ए ऑप्शन आपका राइट है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है कि एडुकेटम शब्द किस भाषा से संबंधित है? एडुकेटम शब्द लैटिन भाषा से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास करे। तो ये जो स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या शिक्षा का घटक नहीं है? शिक्षा का घटक क्या नहीं है? देखें, इसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम ये शिक्षा के घटक हैं, परिवार शिक्षा का घटक नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य होता है बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास करना और चारित्रिक विकास करना भी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, देखिए पूछा गया है शिक्षा के अभिकरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? शिक्षा के अभिकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। बी ऑप्शन राइट है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।